जो भी लर्निंग्स करी हैं शुरू से लेके अभी तक सिर्फ अपनी सेल्फ लर्निंग करी है, बेसिकली वन साइडेड। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स 10 लाख मैंने हिट कर दिया। क्या बात है भाई। और वो 10 लाख हिट करने के बाद जब वो इवेंट दोबारा हुआ, मैंने अपने आप से वादा किया था और मैं उस स्टेज पे। मेन क्या है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। अब 10 जगह जाओगे तो आपको एक भी नहीं कर पाओगे। अब कुछ का माइंडसेट भी ऐसा होता है कि यार सीजन में कमाएंगे, पूरे साल ऐश करेंगे। ऐसा नहीं होता। आप अगर ब्रांड बनाने जा रहे हो ना भाई, तो आपको लॉन्ग टर्म तक का सोच के चलना पड़ेगा। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप वो मत करो जो सामने वाला आपसे करवाना चाहता है, आप वो करो जो सामने वाला कर रहा है। आज आपके पास कौन कौन से स्किल सेट्स हैं जो वो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो एक्वायर कर सकते हैं? एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग। बस हाथ धोके पीछे बढ़ जाओ कि मुझे चाहिए, सक्सेस चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ द आयुष पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसी स्टोरी को कवर कर रहे हैं जो बहुत ही खास है। इसमें नंबर्स तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बट नंबर्स के अलावा जो जर्नी रही है, जो प्रोसेस रहा है, जो इंडस्ट्री है, हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स में कैसे रोहित ने एक साल के अंदर में 10 लाख के रेवेन्यू से 1 करोड़ तक अचीव किया। उसके बीच में क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या ऐसे मोमेंट्स थे दैट हैज़ हेल्प्ड हिम अचीव दिस फास्टर कंपेयर टू ऑल ऑफ अदर ई कॉमर्स प्लेयर्स जो बहुत चाहते हैं कि यार हमारा इतना 10x ग्रोथ हो जाए 1 साल में 2 साल में। इट्स नॉट दैट ईजी। सो इस स्टोरी को अंत तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम रोहित। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। क्या चल रहा है भाई? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? अब गोवा में हम लोग चल कर रहे हैं अभी। ऑनेस्टली बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम एक फाउंडर्स इवेंट में आए हैं। आपको कैसा लग रहा है? आई थिंक यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जहाँ पे आप ये सब चीज़ें ना बड़ी लग्जरी हुआ करती थी एक टाइम पे। हाउ यू फीलिंग टुडे? हाउ योर पेरेंट्स आर फीलिंग टुडे? ब्रो, मतलब जो ये फील है ना, ये एक एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बिकॉज जैसा आपने बोला कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो एक हर बच्चे का ड्रीम होता है कि वो भी एक इस लेवल पे पहुँचे। और बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम बिहार और बाय बर्थ दिल्ली। लेकिन जो हमारे यहाँ पे माइंडसेट और जो बैकग्राउंड होता है ना यार, वो आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब का और बिजनेस को लेके, ठीक है, फैमिली से भी रहता है कि यार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। एंड द स्ट्रगल, जो ये स्ट्रगल है बहुत लंबा रहा है। तो आई फील, मतलब कि यार कई बार यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ लिटरली। तो दैट्स अमेजिंग भाई। चलो, ग्लैड भाई यू लाइकिंग द जर्नी, लाइकिंग द प्रोसेस, लाइकिंग द स्वीट मोमेंट्स। रोहित भाई, ई कॉमर्स की हमने बात की इंट्रो में। सबको पता है कि हम लोग ई कॉमर्स की बात करने वाले हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जो नहीं बताई गई हैं पहले। सो ई कॉमर्स में आपका कैसे रुझान हुआ और कैसे इंट्रोडक्शन हुआ? किसने करवाया ई कॉमर्स से? और उससे पहले आपकी जर्नी कैसे रही? आप क्या करते थे? बेसिकली जैसे कि हमें कोई मेंटोर करने वाला नहीं था। तो जो भी लर्निंग्स करी हैं शुरू से लेके अभी तक सिर्फ अपनी सेल्फ लर्निंग करी है, बेसिकली वन साइडेड। कि किसी को यूट्यूब पे देखा, किसी के ब्लॉग्स पढ़ लिए, वैसे देखा। और था कि हाँ, एट द एज ऑफ 17 आई थॉट कि यार कुछ बड़ा करना है। और था कि हाँ भाई, अब चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे फ्रीलांसिंग से हो, चाहे कहीं से भी हो, एट द एंड पैसा कमाना है। क्योंकि एज यू नो कि मोस्ट ऑफ दी घरों की प्रॉब्लम 99% होती है पैसा। बिकॉज कि पैसा नहीं है तो कलेश, पैसा नहीं है तो बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती है, एज यू नो। तो मैंने लाइफ में मैंने देखा भी हमारे रिलेटिव्स में, फैमिलीज़ में, काफ़ी जगह पे कि यार ये प्रॉब्लम बन चुकी है। तो मैंने कहा यार सब कुछ ठीक है, पेरेंट्स को प्राउड तो फील कराना है, लेकिन एक स्टेज पे भी आना है कि पैसे को लेके कभी सोचना ना पड़े। बिकॉज मैंने 99% प्रॉब्लम को ख़त्म कर दी। वो सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट थी मेरी। तो मैंने जब 17 से स्टार्ट किया, लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बनाना ट्राई किया और चीज़ें सीखी। काफ़ी चीज़ें हिट एंड ट्रायल करी, फ्रीलांसिंग ट्राई करी, एफिलिएट मार्केटिंग तक ट्राई करी। तो बेसिकली वो लिए। उसके बाद काफ़ी मेंटोर्स के मैंने कोर्सेज ट्राई किए, वीडियोस देखी, इवेंट्स अटेंड किए। तो वो जो ऑल ओवर नॉलेज थी वो गैदर हुई। वो गैदर होने के बाद जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, तो मैं एक फ्रेंड से मिला अपने बेसिकली। तो हमने एक इवेंट अटेंड किया था 2023 में। उस इवेंट में मैं सबसे लास्ट में बैठा था। कैन यू गेस कि अगर वो 5000 लोगों का इवेंट है, उस इवेंट में सबसे लास्ट से स्टेज कितना छोटा दिखता है। एंड मैं वहाँ बैठा हुआ था। और वहाँ से जब मैंने स्टेज देखा, मैंने कहा यार, मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया। मैंने कहा रोहित क्या कर रहा है तू? इतने साल हो गए तेरे को, तू 17 साल की एज से लगा पड़ा है, 2023 आ चुका है, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? और जो वहाँ पे स्टेज पे ना अवार्ड्स मिल रहे थे,
कि लाइक यू अचीव दिस अचीवमेंट एंड ऑल। तो मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो ये स्किल्स आती हैं, देन मैं कहाँ स्टक हूँ। तो जो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, लोग पता है कहाँ फंसते हैं कि उनके पास एक स्पेसिफिक रास्ता नहीं होता। लाइक जैसे मैंने बोला कि मैंने यूट्यूब ट्राई किया, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करी, मैंने ये ट्राई किया, मैंने वो ट्राई किया, तो मैं पूरा भटकता रहा। लेकिन उस इवेंट के बाद क्लैरिटी मिली। एक वहाँ पे ना इंटरनेशनल ब्रांड के ओनर आए थे, तो उनकी $1 मिलियन की कंपनी है। उन्होंने बोला कि भाई देखो आप ना 10 जगह मत भटको, आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो। कहते हैं ना कि इवेंट की एक भी बात आपके माइंड में रह गई तो वो क्लैरिटी के लिए काफ़ी होती है। सही। वही सेम हुआ। तो उन्होंने बोला कि आप एक चीज़ पे फोकस करो और आप अभी 10 जगह मत भटको। तो उन्होंने एक एग्जांपल देके बताया था कि मैं जब मैंने स्टार्ट किया था, उन्होंने अपना एग्जांपल दिया कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो उनके एक फ्रेंड ने बोला कि भाई ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। तो ही सेड कि नो। और ये 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छी पोजीशन पे चले गए। और जो इनका फ्रेंड था वो स्टिल फिर बाद में वो कॉल करके आता, भाई मुझे बता दे यार क्या करूँ मैं, जो इनको सजेशन दे रहा था। तो सेम चीज़ मैंने इंप्लीमेंट की। मैंने कहा यार एक डायरेक्शन पकड़ूंगा, प्रॉपर रिसर्च करूंगा कि मेरे को किस चीज़ में करना है और अपने तरीके से करूंगा। बहुत कोर्स ले लिए, बहुत पैसा लगा लिया, अब किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि 10 लोग 10 तरीके की बातें करते हैं। तो मैंने सबको सुनी, सबकी करी, अपनी कंक्लूजन निकाला कि क्या करना चाहिए। देन उस इवेंट के बाद मैंने कसम खाई कि अगले साल उस स्टेज पे मैं आऊँगा, मुझे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि मैं कैपेबल हूँ भाई, मुझे पता है। वो 1 साल 3 से 4 महीने काफ़ी चीज़ें ढूंढी, समझी, सीखी, रिसर्च किया, प्रॉपर वर्क किया। देन आई स्टार्टेड और मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिला कि जिसमें मार्केट में कंपटीशन नहीं है, मार्केट में कोई और नहीं सेल कर रहा, अगर जो बिक रहा है तो वो सिर्फ फेक्स चल रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। देन हमने वेबसाइट्स वगैरह रेडी करी जस्ट फॉर प्रेजेंस के लिए, सारी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी होते हैं, लाइक कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके नाम ढूंढने से लेके सब कुछ किया। और कैन यू गैस कि सिर्फ 6 मंथ्स में, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, 10 लाख मैंने हिट कर दिया। क्या बात है भाई। और वो 10 लाख हिट करने के बाद जब वो इवेंट दोबारा हुआ, मैंने अपने आप से वादा किया था और मैं उस स्टेज पे था। क्या बात है। सो द टेक अवे इज कि स्टेप 1 इज हंगर, आपको एक भूख चाहिए। स्टेप 2 इज कि आपको एक डायरेक्शन चाहिए। स्किल सेट्स हो सकते हैं आपके पास हो सकता है आपने चीज़ें ट्राई करियो, बट आपको एक डायरेक्शन चाहिए, एंड देन द कमिटमेंट। सो 3 चीज़ों का मिश्रण करके ही आई थिंक इन योर जर्नी, इन योर पार्ट, यू हैव मेड इट द फर्स्ट लेवल। यस, द फर्स्ट वन इज, जैसा आपने बोला कि आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, वो करना क्या है। अब वो फील्ड्स मल्टीपल है, लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, लोग ई कॉमर्स करते हैं, अफिलिएट में भी लोग, काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स को मैं जानता हूँ जो अच्छा कर रहे हैं, और आप भी जानते होंगे। उसके अलावा फ्रीलांसिंग हो गई, या बहुत सारी ऑफलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मेन क्या है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। आप 10 जगह जाओगे तो आपको एक भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पहली चीज़ कि डायरेक्शन क्लियर है कि मुझे यही करना है तो यही करना है। अब सेकंड, उस पे आप अपना 100% दो। आप, अब जैसे क्या होता है ना कि मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं कि लाइक वो अभी एक वर्क कर रहे हैं, उनको किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई स्टॉक मार्केट में आ जा, तो ट्रेडिंग कर ले। वो 10 दिन वहाँ चले गए, जो पैसा था वो भी लॉस करके आ गए। फिर कहते हैं ये बेकार है, अब इधर आ जा। तो जो मंकी लीडर्स टाइप के होते हैं ना कि कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो वो चीज़ नहीं करनी है, एक जगह पे फोकस करना है। उसके बाद 100% डेडिकेशन देना है। देन नंबर 3, जब आप वो दोनों चीज़ें ले आओगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है जर्नी में। क्योंकि जब आपको पता है ना, आपको वाई क्लियर है कि आपको, हाँ वाई जब क्लियर होगा कि करना क्या है, तो हाउ तो आप अपने आप ढूंढ लोगे कि कैसे करना है कि नहीं। सही आपने, तो ये पॉइंट था सिंपल। नहीं सही कहा आपने। अपने बीच में ना एक चीज़ का जिक्र किया, वो है विनिंग प्रोडक्ट। यस। सवाल ये आता है कि अपना विनिंग प्रोडक्ट बंदा कैसे ढूंढ सकता है, स्पेशली अगर कोई ई कॉमर्स में, कोई मान लीजिए कोई 18 साल का बच्चा हमें देख रहा है, कोई 20 साल का बंदा हमें देख रहा है, जो उस एज में जब आप ढूंढ रहे होते, रिसर्च कर रहे होते कि यार देयर इज सो मेनी ऑप्शंस, मतलब दुनिया भर के ऑप्शंस है, लाखों ऑप्शंस है, बिल्कुल। बट वो एक प्रोडक्ट, वो एक SKU जो आपको आगे लेके जाएगा, वो विनिंग प्रोडक्ट, उसको कैसे ढूंढें? ठीक है, तो जैसे कि विनिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं हम, तो विनिंग प्रोडक्ट मार्केट में पता क्या होता है कि आपको अगर सेल करना है तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऐसे बिक रहे हैं। लाइक काफ़ी हेल्थ सप्लीमेंट, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी ऐसे ड्रिंक्स हैं जो बिक रही है मार्केट में, लेकिन आपको पता है उसका इफेक्ट नहीं, सिर्फ साइड इफेक्ट है। शुगर की क्वांटिटीज ज़्यादा है, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वैसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक लोग क्लॉथिंग में करते हैं, क्लॉथिंग ब्रांड होते हैं, उसमें भी बहुत सारे हैं, पैसा बनाने वाले उसमें बना रहे हैं। लेकिन आप एक क्वेश्चन करो ना
क्या वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ब्रांड है? क्या वो आपको लाइफ टाइम परचेजेस ला के देगा? लिमिटेड टाइम चलेगा। लोग कहते हैं कि यार सीजन में कर लेते हैं, दिवाली में, कोई कहता है होली में कर लेते हैं। क्यों भाई? ठीक है, आप करो, मना नहीं है, वो चीज़ ओके है। उस सीजन में आप अपनी सेल्स पे ग्रो तो कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? कि वो सिर्फ सीजनल है। अब कुछ लोग का माइंडसेट भी ऐसा होता है कि यार सीजन में कमाएंगे, पूरे साल ऐश करेंगे। ऐसा नहीं होता। आप अगर ब्रांड बनाने जा रहे हो ना भाई, तो आपको लॉन्ग टर्म तक का सोच के चलना पड़ेगा। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मार्केट रिसर्च। मैंने पीछे एक बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने 3 से 6 महीना लिया प्रोडक्ट ढूंढने में। दैट्स द पॉइंट। और वो एक प्रोडक्ट आज मुझे लाखों बना के दे रहा महीने के भाई। सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट। मेरे पास एक प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएशंस है, मल्टीपल SKUs हैं, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है। लाइक अगर मेरे पास कोई XYZ प्रोडक्ट है तो मेरे पास सिर्फ वो उसी नीच का है, वो मेरे पास ABC नहीं है। अगर उस XYZ के XYZ 1 2 3 है, बस दैट्स इट। और मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका बेसिक लेवल, उसका प्रो लेवल और उसका एडवांस लेवल, द प्राइस पॉइंट इज डिफरेंट। और जो उसके बाद आप जब सेल करोगे तो आपको रिपीटेड परचेज मिलेंगे। और आपके कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करता हूँ। लाइक आपने बोला ना कि विनिंग प्रोडक्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए पॉइंटर्स में। नंबर 1, उस प्रोडक्ट में USP ऐसी होनी चाहिए। USP यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। USP अगर स्ट्रांग होगी तभी वो सेल होगा। मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए और समथिंग की वो रीयूजेबल हो। एंड द अनदर वन कि आपके प्रोडक्ट में वेरिएशंस होने चाहिए। लाइक उस प्रोडक्ट में अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो आप उसको, अगर मान लो आपने किसी एक प्रोडक्ट को सेल किया तो वो 1 महीने के लिए बिका, 2 महीने के लिए बिका, 3 महीने के लिए बिका, उसके बाद आप उसको क्या सेल करोगे? आप क्या दोगे अगर रिजल्ट नहीं मिला तो? आपके पास, जैसे मैंने बोला ना, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3। अगर मैंने उसको बेसिक दिया, बेसिक से रिजल्ट नहीं मिला, देन इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस। बेसिकली हम बोलते हैं उसको बेसिक, प्रो और एडवांस। सही। उसी में मेरी केस स्टडी भी है, बेसिकली उसमें मैंने पूरा कवर किया है। तो उसमें मैंने डेप्थ में बताया हुआ है कि एक प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वो 8 से 10 पॉइंटर्स, AI का यूज़ कैसे कर सकते हो, जो बड़े बड़े मार्केटर्स यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें मैंने सारी उसमें एक्सप्लेन करी है। तो उसका आप, ठीक है, वो चीज़ वो लेके आप देख सकते हो उसमें। तो वो जो प्रोडक्ट है भाई, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, आपको कौन से कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने हैं, साइकोलॉजी क्या रहेगी, उस प्रोडक्ट को आप रीसेल कैसे करोगे, आप समझ रहे हो, रीसेल कैसे करोगे, आप एक्सपेंशन कैसे लेके आओगे। अब मान लो आपके पास टी-शर्ट है, आप टी-शर्ट में आप कलर ले आओगे, ठीक है, देन उसके बाद वेरिएशंस, डिजाइन, स्टाइल, डिजाइन, स्टाइल्स, ये पॉइंट्स होते हैं। तो वो लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे करना है। और सीरियसली बताऊं, मार्केट में लोग होंगे तो लोग कहते हैं कि आप शॉपिफाई स्टोर बना लो, आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवा लो, आप वू कॉमर्स का यूज़ कर लो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं कि वर्डप्रेस पे बना लो, या बहुत फनल्स वगैरह भी होती हैं, उस पे भी लोग करते हैं, और बहुत सारे टूल्स हैं। तो मेरा सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है भाई, अच्छा, कंप्लीटली डिफरेंट। कैसे? वो बताता हूँ। लोग ऐड चलाते हैं, वहाँ से जो आपका यूज़र है, बेसिकली जो कस्टमर है, वो कहाँ जाएगा? वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज, बेसिकली ई-कॉमर्स पे, वेबसाइट पे, और उस पर्टिकुलर पेज के, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे। पेज पे, तो उस वहाँ से वो फिर देखेगा, रिव्यूज़ पढ़ेगा, देन वो परचेज करेगा। ठीक है। और जो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि CPC और CPL कितना हाई आता है, अगर वो इस तरीके से करते हैं। कैन यू गेस कि मेरा CPC क्या आ रहा होगा? अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस है, मैं अगर अज्यूम करता हूँ, हमारा मिनिमम जो प्रोडक्ट प्राइस है वो है 4000 रुपीज़, सोचो, फॉर Okay. 3 मंथ्स। हाँ, तो नहीं भी नहीं तो यार 300-400 रुपये तो आई थिंक इट्स फेयर, नहीं? तो फिर क्या थोड़ा क्रैक सा कर और लिया नीचे आ आपने? जाओ, 250 रुपये। मैं बताता हूँ। हमारा जो अभी करंट CPL चल रहा है, यानी कि कॉस्ट पर लीड, 10 रुपये, 6 रुपये, 12 रुपये, बस। मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स 20 रुपये। लोग कितना एड स्पेंड करते होंगे, क्या लगता है आपको? कितना एड स्पेंड करते होंगे पर मंथली? अगर एक आइडिया ले कि इफ अगर उसको लाइक पर डे की ज़्यादा नहीं, 2 लाख की सेल चाहिए, कितना एड स्पेंड करते होंगे? 40,000 टाइप्स, 30-40,000, 50,000। करते होंगे ना? हाँ। गैस करो मैं कितना करता हूँ। Yeah, I'm now that you have given the number, it's not more than 10,000 यार, 10-15,000, not even that.
कितना है भाई? मैं एक 2 लाख का एवरेज निकाल के दे रहा हूँ कि मेरे मल्टीपल मैंने पार्टीशन में बांटा हुआ है, तो सिर्फ एक पोर्शन की बात कर रहा हूँ जो मेरा ऑफिस है वहाँ पे जस्ट 6,000 रुपीज तो 6,000 खर्च करके आप 2 लाख की सेल कर रहे हो पर डे की। पर डे के। हाँ जी, मतलब वो प्रॉपर सेल्स नहीं बोलूंगा मैं उसको, बेसिकली उसमें दैट इज लीड जनरेशन। हाँ बेसिकली हाँ लीड जनरेशन एंड जो क्लोजर हो रहा है उस दिन का। हाँ। उसके बाद उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं जो इन डेप्थ में होता है कि वो लीड क्वालिफाइड तो हो गई, क्योंकि वो जब आया है आपके पास तो वो क्वालिफाइड तो हो गया। उसके बाद उसको नर्चर करते हैं हम 3 बार, उसके बाद हम उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद वो मेडिसिन या जो भी हम हेल्थ सप्लीमेंट दे रहे हैं या जो भी हम अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं बेसिकली फिर अपसेल होता है, वो सेल होता है। इस तरीके से वर्क करता है। ब्यूटीफुल प्रोसेस भाई आई थिंक। और आपने कहीं ना कहीं इसको बहुत ही अच्छे से ब्रेक डाउन किया। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि यार जैसे आपने खुद कोर्सेज किए हुए हैं, आपने खुद लोगों से सीखा है, क्या आपको लगता है मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग गलत सिखा रहे हैं? बिकॉज आई हैव सीन इट, ठीक है, बहुत सारी डार्क चीज़ें हैं जो गलत गलत चीज़ें लोग सिखा रहे हैं। और जो छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं ऑनेस्टली जो स्टार्ट कर रहे होते हैं अपना करियर 16, 17, 18, ये ना मैनिपुलेट हो जाते हैं। क्या ऐसी चीज़ आपके साथ कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या कुछ आपने देखा? इस तरीके का एक्सपीरियंस मैंने ट्राई किया था, याद आया मुझे। एक बार मेरे को किसी ने बोला, मतलब मैंने देखा कि आप एक लग्जरी ब्रांड बना के आप अच्छा कर सकते हो। उस टाइम जब मैं लर्निंग फेज में था बेसिकली, तो लर्निंग तो खैर अभी भी चलती है बट उस टाइम कोई गाइडेंस नहीं थी, स्टार्टिंग फेज कह सकते हो। तो उन्होंने बोला कि आप लग्जरी ब्रांड बना के आप अच्छा खासा कर सकते हो। एंड दैट टाइम आई हैव ओनली 2 क्रेडिट कार्ड्स में भी। तो मैंने कहा यार पैसे है नहीं, बस ये था कि अपने खर्च निकल रहे थे। तो देन आई थॉट कि ट्राई करते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो स्टार्टिंग से ही है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। वो तो मेंटालिटी होती है। हाँ, तो मैंने प्रॉपर शॉपिफाई बनाया, स्टोर बनाया, उस पे लग्जरी वॉचेस का मैंने ट्राई किया। तो मैंने उससे जो भी मीनिया से लेके वैसे सब जो चीज़ें होती हैं देख के देन आई इम्प्लीमेंट और उसको प्रॉपर ब्रांड स्टोर बनाया। और मैंने यूएस के लिए ट्राई किया कि भाई इंटरनेशनल ब्रांड है। मैंने 20 से 30,000 रुपये डुबा एड्स लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं। यार वैसे वहाँ दिखा रहे हैं कि आप चला रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वो कर रहे हो, सेल्स आ रही है, नथिंग भाई। क्योंकि पता क्या होता है कि देख, पता क्या है, अगर आपको मार्केट में ब्रांड बनाना ना भाई, तो आपको फेस वैल्यू या ब्रांड की वैल्यू बनानी पड़ेगी, दैट्स इट। आप सोचो कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर बोल दे कि ये चीज़ अच्छी है, वो बिकने लगेगी। अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी रेस्टोरेंट में चला जाए, वो रेस्टोरेंट चलने लगेगा। क्यों भाई? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फेस वैल्यू, वो मैटर करती है। तो यहाँ सिंपल सी चीज़ ये आती है कि आप लोगों के बहकावे में आओ। जो मैंने एक मेरा फ्रेंड भी कह लो या एक मेंटोर कह लो या एक लर्नर कह लो, उनसे मैंने एक चीज़ सीखी थी। उसने सिर्फ एक वर्ड्स बोले थे, आप वो मत करो जो सामने वाला आपसे करवाना चाह रहा है, आप वो करो जो सामने वाला कर रहा है। बिकॉज जो करवाना चाह रहा है भाई वो अपने फायदे के लिए करवा रहा है एट द एंड। लेकिन अगर ये भी नहीं है कि आपको नहीं करना, बिल्कुल ही जीरो कर देना है, आप देखो उसमें कितनी वैल्यू मिल रही है। आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, आप उसको यूज तो करो कि ऐसा क्या मिलेगा मुझे उससे, क्या मुझे वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो मैटर करता है भाई। रोहित भाई, मैं पता है कुछ ऐसे फाउंडर्स को भी जानता हूँ, ऐसे D2C ब्रांड ओनर्स को भी जानता हूँ जिनके 100 करोड़ 200 करोड़ के ब्रांड हैं इंडिया में, और सिर्फ उनका एक ही विनिंग प्रोडक्ट रहा है या मैक्सिमम 2 ही रहे जिसकी जो उनको वहाँ तक लेके गया है। सवाल ये आता है कि ये जो विनिंग प्रोडक्ट है, आई एम सर्कलिंग बैक टू विनिंग प्रोडक्ट, कि सवाल ये आता है कि ये जो विनिंग प्रोडक्ट है इसका क्या क्वालिफाइंग प्रोसेस है दैट मेक्स इट अ विनिंग प्रोडक्ट? इज इट द नंबर कि भाई अगर आपने 10 लाख की सेल अचीव कर ली, एक प्रोडक्ट से 1 करोड़ की सेल अचीव कर ली, तो क्या ये विनिंग प्रोडक्ट बन गया और इट्स समथिंग एल्स? वहाँ आपके पॉइंट पे आने से पहले एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। जैसे आपने बोला ना कि एक ही प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मार्केट में एक ऐसा ब्रांड था जब उसने स्टार्ट किया था, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करता था, आपके बियर्ड बढ़ाने पे, और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट था। और आज उनके परफ्यूम से लेके फेस वॉश से लेके बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ चुकी है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि एक प्रोडक्ट आपका मेन और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपने पूछा कि क्या क्या होना चाहिए, क्वालिफाइंग प्रोसेस क्या है बेसिकली। तो क्वालिफाइंग प्रोसेस में काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं भाई मेरे अकॉर्डिंग मी। बिकॉज एक तो आपको, अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आपको मार्जिन भी तो चाहिए ना, बट क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। आपको कॉग्स कम चाहिए, बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स की जो प्राइस बेसिकली, कि अगर मैं 200 का ले रहा हूँ, मैं 4,000 का बेच रहा हूँ, लेकिन ये नहीं ना कि सिर्फ बेच दिया, वैल्यू कहाँ गई। वो अगर 200 का है, मुझे चाहे उस पर 50 एक्स्ट्रा लगाने पड़े, लेकिन एकदम से मैं उस पर 1,000 तो नहीं लगाऊंगा ना। तो वो 200 का मैं 250 कर दूंगा, वो चलेगा।
लेकिन वो क्वालिटी और उसके रिजल्ट्स देने चाहिए भाई। अगर जब हमने स्टार्ट किया था, कैन यू गेस, आई हैव ओनली 1 टेस्टिमोनियल एट दैट टाइम, ओनली 1, और हमने सिर्फ उस एक टेस्टिमोनियल का यूज करके, करंटली 100 से ज़्यादा है, 100+, एक टेस्टिमोनियल, एक विनिंग प्रोडक्ट, दोनों को कंबाइन किया, मार्केट में लोगों को शोकेस किया, और मार्केट में सिर्फ ब्रांड को हम पकड़ के बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं और कि ऐसी भी कोई चीज़ है, और रिजल्ट्स भरमार। पर डे की मेरी 250 से 300 लीड्स है पर डे की। टोटल मेरा एड स्पेंड जाता है 12 के आसपास पर डे का, आप सोचो। तो आपके पॉइंट पे आता हूँ मैं कि क्या क्या होना चाहिए। अगेन मैंने वैसे डिटेल में अपनी केस स्टडी में बताया हुआ है, तो वो प्रॉपर एक फार्मूला है, तो वो जो मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो उसमें यूएसपी आपकी होनी चाहिए। मैंने अगेन कॉग्स आपका कम होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए। देखो सारे फैक्टर्स कवर है इसमें, तो और भी चीज़ें हैं एग्जैक्टली, तो अब प्रॉपर डिटेल में तो उसके लिए केस स्टडी एक बार देख लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्योंकि इन डेप्थ मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है। तो ठीक है। आप बिहार से आते हैं। यस, आपके बिहार में अभी ना बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं। आपके मखाना वाले ब्रांड्स आ रहे हैं D2C में, आपके ठेकुआ वाले ब्रांड्स एग्जैक्टली ठेकुआ वाले ब्रांड्स। 2 लड़के हैं सोशल मीडिया पे, मैंने देखा हाँ, हाँ। बहुत मचा रहे हैं भाई। Exactly, ऑनेस्टली bro. मतलब उन्होंने 1 करोड़ का टारगेट रखा हुआ है। सोशल मीडिया पे हर दिन आते हैं, वीडियो बनाते हैं, पूरा जर्नी दिखाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है देख के यार कि एक छोटे गांव से 2 लड़के, 2 दोस्त हैं शायद, और उन्होंने ठान लिया है कि 1 करोड़ उनको सेल्स अचीव करनी है, रेवेन्यू अचीव करना है, और दे हैव अचीव्ड 10-20 lakhs एज वेल लास्ट टाइम आई चेक्ड। और ऐसी ऐसी स्टोरीज आ रही हैं। अब ये जो स्टोरीज हैं ये अब रियलिटी बन गई है। आपको कैसा लगता है कि यार ये जो फ्यूचर है इंडिया में D2C का, ई-कॉमर्स का, वो कैसा है? और ये जो छोटे छोटे शहर से, छोटे छोटे गांव में लोग अपने ऐसे प्रोडक्ट जो कल्चर का पार्ट थे, जैसे एक स्टोर है जो अचार बेचते हैं, राइट? तो ऐसे बहुत छोटे छोटे गांव से, शहरों से नए नए ब्रांड्स उभर के आ रहे हैं। उन ब्रांड्स के लिए आपका क्या मैसेज है, और उनको और स्ट्रांग बनाने के लिए कोई अगर स्ट्रैटेजी है तो आप शेयर करिए। ठीक है, सबसे पहले तो उन ब्रांड्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और गाइडेंस ऐसे ही करते रहो और आगे बढ़ते रहो। 1 करोड़ क्या 100 करोड़ भी अचीव करोगे। तो आगे बात करते हैं इसी तरीके से, जो वो ब्रांड्स है बेसिकली, कैसे उनको पता चला कि D2C या ई-कॉमर्स भी कोई चीज़ होती है, बिकॉज वी आर ग्रोइंग, और अभी तो AI का टाइम आ चुका है। तो अच्छा लगता है कि यार छोटे छोटे गाँव से, जैसे मैं एज अ मिडिल क्लास से आया भाई, तो वो भी वहाँ से उठ के ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल मैंने कुछ ना वीडियोस देखी हैं, लाइक छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि आज मैंने बना लिया इतने का ब्रांड, इतने का ब्रांड, उतने का ब्रांड। यार ब्रांड बनाना ना कोई मजाक नहीं है, सीरियसली। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है आप बना सकते हो, लेकिन किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। आप सोचो कि आपने टी शर्ट ली, आपने AI से इमेज जनरेट कराई, आपने मीशो पे अपलोड किया, 200 रुपये की टी शर्ट डाल दी, सेल आई, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स। मैंने वो ट्राई किया हुआ है भाई, मैंने क्लोथिंग ब्रांड में ट्राई किया था आज से लगभग 5 साल पहले। अकेला निकल गया मार्केट में, अकेले चला गया मार्केट में, और लोअर्स एंड टी शर्ट्स के लिए फैक्ट्रीज में घुस गया। बात करी भाई ये कैसे है, ये कैसे है, जेब में पड़े सिर्फ 10,000 रुपये। क्यों? क्योंकि अपना ब्रांड बनाना था। ब्रांड लोगो खुद डिज़ाइन किया, प्रिंट किया, उस बंदे से बात करी हमने, चीज़ें सीखी। मुश्किल से उस टाइम मैंने 50 क्वांटिटी ली होगी, 50 क्वांटिटी ली, और कैन यू गेस उसको मैंने अमेज़न पे लिस्ट किया। और GST के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं CA से बात करूँ, मैंने खुद यूट्यूब से देख के अप्लाई कर दिया, और 3 दिन में GST भी आ गया। अब इसके बाद का प्रोसेस आपको पता है कि हर महीने रिटर्न भरनी होती है, वहाँ मैं फंस गया। खैर वो फंसने से पहले जब मैंने अमेज़न पे लिस्ट वगैरह किया, सब चीज़ें अप्रूवल हो गई, मैंने इनफैक्ट खुद वो लोअर पहन के, मैंने बैकग्राउंड में चार्ट पेपर लगा के उसका शूट किया, थोड़ा सा एडिट करके मैंने उसको अपलोड किया, वो लिस्ट भी हुआ, और मुझे सेल्स भी आई, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो थे। मैं ब्रेक इवन तो हो गया, लेकिन बहुत लो थे। अगर मैं उसको 499 का बेच रहा हूँ तो मेरे को बचेगा 20 रुपये 30 रुपये। ये डार्क साइड है इसकी बेसिकली। और जो ई-कॉमर्स कर रहे हैं ना अच्छा खासा, मैं वो चीज़ बताता हूँ अब, जो कहते हैं ना बेसिकली जो डार्क साइड ऑफ ई-कॉमर्स, जो कोई बात नहीं करता। सबसे बड़ा इशू जो मैंने फेस किया है वो है RTO। रिटर्न्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं भाई, और हेल्थ इंडस्ट्री में 35 to 40% चल रहा है भाई। और उसका पता है क्या प्रॉब्लम क्या होती है, हमने पूरी डेडिकेटेड टीम बिठा रखी है उस पर कि करो, तब हम 30 तक लेके आए थे उसको। अगेन फिर वो जैसे ही आप क्या होता है, आप यहाँ से स्केल करते हो, RTO बढ़ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी पैकेजिंग खराब होती है,
जब लेबल्स आपके प्रिंट होते हैं वो बेकार होते हैं, आपके आरटीओ के चार्जेस लगते हैं, तो वहाँ फिर प्रॉब्लम्स होती है। अभी एक नई स्ट्रैटेजी मिली है हमें कि अगर आप सीओडी कर रहे हो तो आपके लग रहे हैं ना, स्विच टू कंप्लीट प्रीपेड। लेकिन लेकिन ये नहीं कि आप इनिशियली कर रहे हो, थोड़ा सा आप स्टेबल हो जाओ पहले, आप एज अ सीओडी से अच्छा खासा बनाओ। अभी करंटली जो हमारे प्रॉफिट मार्जिन चल रहे हैं वो अप्रॉक्स 25 to 28% चल रहे हैं। अगर इतनी सेल कर रहे हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना है। सही बात है। सो ये आपने कुछ डार्क साइड्स बताए। आई थिंक आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ई कॉमर्स के, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं और कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जब बात आती है सपोर्ट की और स्किल सेट्स की, आपने खुद में, हम बात कर रहे थे पहले, आपने खुद सारी चीज़ें खुद सीखी है, चाहे फनल्स हो, चाहे एड्स हो, चाहे शॉपिफाई हो, चाहे इंटीग्रेशंस हो, चाहे ऐप्स में हो, सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। तो वो स्किल सेट्स क्या क्या हैं जो आपने सीखी हैं इस पॉइंट पे? आज आपके पास कौन कौन से स्किल सेट्स हैं जो वो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो एक्वायर कर सकते हैं? अच्छा, उस पॉइंट पे आने से पहले जो मैंने अभी पीछे आपको बताया डार्क साइड का, बेसिकली उसमें मैंने कुछ पॉइंट मिस किए, वो मैं बताता हूँ। पहला मैंने आपको बताया आरटीओ, ये तो फिक्स है, ये कॉमन ही हर किसी को पता होगा। सेकंड, इसके बारे में सिर्फ वही जानता होगा जो उस पर डीपली वर्क कर रहा है। जो स्टार्ट करेगा ई कॉमर्स या D2C, उसको फेस करना पड़ सकता है। ये मैं नेगेटिव नहीं कर रहा, बेसिकली जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। ठीक है। कि आप जो भी स्टार्ट करेगा उसको चैलेंजेस आगे आएंगे। आपका ऑर्डर तो निकल गया, कस्टमर ने ऑर्डर किया, कस्टमर को चाहिए चीज़, वो परेशान है, चाहे उसको पता है कि हाँ मुझे लेना है, आपके वेयर हाउस से या आपके ऑफिस से वो ऑर्डर पैक होकर निकल गया, वो ट्रांजिट में भी रहा, वो जहाँ पहुँचना था उस पिन कोड तक भी पहुँचा वहाँ के हब पे, बट अब मेरा 4,000 रुपये का ऑर्डर है, ठीक है। वो हब से जब डिलीवरी बॉय पिकअप करके निकला, उसको कहाँ जाना था? कस्टमर के पास। वो गया, लेकिन उस बीच में होते हैं फ्रॉड्स। कैसे फ्रॉड्स? वो लॉसेस हमने फेस किए। वो फ्रॉड्स में लाइक अगर आपका बॉक्स है, वो लेके गया, मेन पता है क्या होता है? लेबल होता है, लेबल। तो लेबल पे ना एक बारकोड होता है बेसिकली, या उसको स्कैन करते हैं लोग। तो अगर जब वो आप देखो, बता दो प्रोसेस, देखना कितना माइंड लगाते हैं ये लोग। वो 4,000 मेरा सीओडी है। अब वो हब से निकला, उसने क्या किया, उसने बॉक्स ओपन कर लिया, बॉक्स ओपन करके अंदर से जो हमारा प्रोडक्ट था वो निकाला, और उसने उसको एक जो आपने देखा होगा प्लास्टिक वाला जो आता है बैग, जो सील पैक होता है, उसमें डाला और ले जाके उस कस्टमर को दे दिया और कैश ले लिया। अब वो कैश कहाँ जाएगा? उसकी जेब में। नुकसान किसका? हमारा। वो कैश गया उसकी जेब में। अब जो वो बॉक्स था, उस बॉक्स में उसने कुछ भी डाल दिया, कुछ भी डाल के पैक करके रिटर्न लगा के भेज दिया, वो झेलना पड़ता है। अब सोचो कि अगर मेरा इतना टर्नओवर है और 4,000 का मेरा प्रोडक्ट है, अगर ऐसे मेरे 10 केसेस भी हो गए, 40,000 तो मेरे गए। तो एक साइड ही होती है भाई, ये बहुत फेस किया, जल्दी पैसा आता नहीं है, लॉस में चला जाता है। एक जो मैंने और डीप में देखा, उसमें क्या होता है, लाइक मेरे मंथली 500 से 600 ऑर्डर्स हैं मान लो। तो अगर वो ऑर्डर लगे, ठीक है, आज 1 तारीख है मान लो, तो 1 तारीख को ऑर्डर लगा, वो निकल गया, 2 को 3 को जो ऑर्डर पहुंचने थे वो पहुंच गए। अब हो गई 4, 5, 10, 15। जो ऑर्डर इन ट्रांजिट में है वो कहाँ गए? इतना डीपली कोई चेक ही नहीं करता। वहां पे जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं आपके, उनसे कनेक्ट करना पड़ता है। फिर ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने बिजनेस से ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया, तब मेरे को पता चला। तो वो जितने इन ट्रांजिट है, 15 दिन से इन ट्रांजिट में ही है, कहाँ गए वो ऑर्डर? ना आरटीओ आ रहे हैं ना जा रहे हैं, वो तो मेरा पैसा वहां स्टक हो गया। देन व्हाट शुड आई डू? कोई तरीका नहीं है भाई। आपको डिलीवरी पार्टनर से बात करो, आप कनेक्ट करो, उनकी टीम को कॉल करो, आप मैनेजर से बात करो, उसको या तो लॉस्ट एंड फाउंड में डलवा के पैसा वापस लो, या तो उसको डिलीवर कराओ। यही तरीके होते हैं भाई। तो ये बहुत। बट क्या होता है क्या उन प्रोडक्ट के साथ उस वो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई अब ट्रक जाता है, मान लो अगर आप सरफेस से भेज रहे हो, तो एक ट्रक में आपके वो ऐसे फेंकते हैं ऑर्डर्स, तो वो ट्रक में गया, अब वो पड़ा ही रह गया, या किसी हब में जाके वो पड़ा ही रह गया। तो अगर वहां पे मान लो 1,000 ऑर्डर है, 2,000 ऑर्डर है, वो निकला ही नहीं, वो मिस हो गया, कैसे मिलेगा? क्योंकि मैं अकेला तो ई कॉमर्स नहीं कर रहा, D2C नहीं कर रहा, या जिन मैं डिलीवरी पार्टनर से कनेक्टेड हूँ उनसे बहुत लोग कनेक्टेड है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। मिसमैनेजमेंट। और सबसे ज़्यादा इशू ये डिलीवरी वाला आता है भाई, बहुत ज़्यादा। यार कौन सी कंपनीज के साथ ये ज़्यादा हो रहा है? इफ यू कैन जस्ट शेयर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, कोई बड़ी बात नहीं। मैं यहाँ नाम लूँगा। लो भाई यार, ऐसी कोई बात नहीं।
सबसे ज़्यादा शैडो फैक्स, अच्छा, बहुत जो हमने सबसे ज़्यादा झेला है शैडो फैक्स। उसके अलावा आपका एक्सप्रेस बीज में भी होता है लेकिन कम होता है, बहुत कम केसेस में। सबसे अच्छा भी जो वर्क करता है डिलीवरी और ब्लू डार्ट। कभी भी मतलब ब्लू डार्ट में आपको प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है, ये भी बहुत डीप चीज़ है कि अगर ब्लू डार्ट में आपने ऑर्डर लगाया और एड्रेस प्रॉपर नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि गाँव में भी ऑर्डर जाते हैं तो वहाँ सिर्फ जिला मेंशन होता है एंड पिन कोड होता है, दैट्स इट। बस हाँ, तो उस केसेस में डिलीवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो डिलीवरी वहाँ पे ब्लू डार्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पाता। वो कहता है कि हमें प्रॉपर एड्रेस चाहिए, वो डाल देगा आपका ऑर्डर एड्रेस एरर में, और इसमें 3 बार प्रोसेस होता है, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं हुआ तो आरटीओ आ जाता है, तो 3 चांसेस होते हैं। वहीं पर डिलीवरी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, लेकिन डिलीवरी में इशूज़ ये हैं कि सपोर्ट प्रॉपर उतना अच्छे से नहीं मिल पाता। मेल्स पे कितना कनेक्ट करेगा, अगर प्रॉपर डेडिकेटेड टीम हो सेल्स की या मैनेजमेंट की तो ज़्यादा अच्छा काम होता है। तो डिलीवरी में भी ऐसा है कि ठीक है डिलीवरी हो जाती है, वही इन ट्रांजिट वाला बताया, 8-8 दिन तक 10-10 दिन तक वो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, कोई रिवर्ट नहीं है। मेरी टीम लगी पड़ी है रिवर्ट करने पे, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये दो फिर भी बेटर कह सकता हूँ मैं, जो हम अभी करंटली कर रहे हैं। लेकिन शैडो फैक्स तो वर्स्ट है भाई, वर्स्ट। और उसके अलावा ई कार्ट से भी भाई बिल्कुल मत लगाओ यार। मतलब शैडो फैक्स से हमने 10 ऑर्डर लगाए तो मेरे 5 ऑर्डर या 4 ऑर्डर ऐसे होंगे कि वो फ्रॉड हो जाएंगे, ये हमने फेस किया है। और ई कार्ड से ई कार्ड से भी लगभग सेम ही रहा है, तो हमने फिर चेंज किया। और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि कहते हैं कि आप ये वाला प्लेटफॉर्म यूज़ कर लो, मैं नाम नहीं लूँगा उन प्लेटफॉर्म्स का, वो थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स उनको बोलते हैं बेसिकली, एग्रीगेटर्स। ये यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो। भाई एट द एंड ना सब अपना धंधा बना रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो भी मुझे पता है। एट द एंड वो क्या करेंगे ना, उनके पास टीम है, डैशबोर्ड है, सब कुछ है। एट द एंड वो आपका पैसा लेंगे, वो डालेंगे वापस डायरेक्ट उनके पास ही। तो क्यों ना डायरेक्ट कनेक्ट कर लो। सही बात है। अगर आपके पास उतना पैसा है तो उनका एक्स्ट्रा चार्ज दो। वही मैंने कंपैरिजन करता हूँ मैं कि एक एग्रीगेटर से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ मेरे एक ऑर्डर का प्राइस पड़ रहा है लगभग 120 रुपये। अब सोचो डिफरेंस कितना आता है। वहीं पे मैं अगर डायरेक्ट काम कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर कोरियर पार्टनर के साथ तो वहाँ मेरा प्राइस पड़ रहा है 70 रुपये 60 रुपये। ह्यूज डिफरेंस है, नॉट बैड। तो वो अभी ऐसे छोटा लगता है, लेकिन जब बल्क ऑर्डर्स होते हैं तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। करेक्ट। और प्रीपेड का मैंने इसलिए बोला था कि प्रीपेड पे वर्क करो बिकॉज की सीओडी पे चार्जेस लगते हैं। और ये जो मैंने बताया आरटीओ की प्रॉब्लम, अगर वहीं पे एक और बताता हूँ इशू आपको, ये शायद जो मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये कोई अभी तक मैंने इतनी वीडियोस वगैरह देखी है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, बट टचवुड ये किसी ने नहीं बताया भाई। अब तीसरा इशू सॉरी, आपका ऑर्डर निकल गया, कोरियर बॉय ने ले भी लिया, वो निकल भी गया लेके। अब पता क्या कंडीशंस आती हैं, उस बॉक्स की जो लेबल पे 2 नंबर होते हैं, पहला कस्टमर का, और वो कस्टमर का नंबर अगर हाइड होता है तो वो स्कैन करता है तो उनको मिल जाता है। नंबर 2 हमारा यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर का, वो क्या करेगा, वो कॉल करेगा, बोलेगा सर आपका ना ये ऑर्डर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं नहीं जा रहा, आप अपने पेशेंट को या अपने कस्टमर को या अपने जो भी है उसको बोलो कि आप आके वो यहाँ ले जाए। देन अब एक बात बताओ, आपका घर लाइक एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक जहाँ पे है वहाँ से आपको 40 किलोमीटर दूर बुलाया जाए कि आप जाओगे, आप क्या बोलोगे, भाई ले जा, भाई नुकसान तो मेरा होगा ना। वापस कर दे। हाँ, वहीं पे अगर मैं आपको बोलूँ कि वहीं पे वो कह रहा है कि सर आप एक काम करो, मैं आपसे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे अब आगे ऑर्डर ले जाओ, मैं आगे नहीं आ रहा, कोरियर बॉयज। तो इस पे मैं कंपनीज को बोलूँगा कि काफ़ी डीप इस पे काम करे और थोड़ा सा ये सुधारे जिससे आरटीओ रेशो हमारे कम हो। तो यहाँ बहुत इश्यूज आते हैं भाई। तो फिर अब सोचो इस केस में हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई होगी क्लोज करने के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने कोरियर बॉय को बोला भाई आप दे आओ, आप उसको बोलोगे मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको बोलोगे कि भाई मैं ऊपर मैनेजमेंट में बात कर रहा हूँ, पता क्या बोलते हैं, जाओ कर लो। क्या करोगे आप, आरटीओ आएगा आपका। जहाँ मेरा 4,000 का नुकसान हो रहा था उससे बेटर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई 100-200 ले ले चला जा। देन फिर हम उसको अलग से पे करते हैं, तब वो डिलीवर करता है और फिर आता है। ये बहुत डीप चीज़ है भाई। इंसेंटिवाइज, हाँ इंसेंटिवाइज करके। हाँ, बेसिकली उसका तो कोई रोल था ही नहीं ना पैसे का। सही बात है। उसको हमने Extra कन्विंस charge. किया कि भाई चले जा, दे आ, तब जाकर डिलीवरीज होती है। ये भी बहुत झेला हमने। एक बात बताओ, मेरे को एक और क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मान लो आपका वेयर हाउस है या किसी का भी वेयर हाउस है, वेयर हाउस में आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके लोग हैं, कारीगर हैं, कई बार जो भी होता है, इसमें भी मैंने देखा है कई बार
चोरी हो जाता है, बहुत सारी न्यूज़ आती है कि आपका माल चोरी हो रहा है और आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आप कई बार ट्रैक नहीं कर पाते। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? ऐसा तो अभी तक हमें झेलने को नहीं मिला है और टच वुड मिले भी ना भाई, क्योंकि हमने मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है ना। वेयर हाउस में जो सीनियर है बंदा वो अलग है, उसके अलावा बच्चे अलग काम करते हैं, सीसीटीवीज़ पूरे लगे हैं। कितनी कितनी कितने ऑर्डर्स हमारे बन रहे हैं मंथली, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आती है हमारे पास। इतने ऑर्डर में से इतने इतने निकले, इतने डिलीवर्ड हुए, इतने वापस हुए, हम प्रॉपर डीपली ट्रैकिंग करते हैं भाई। तो उससे हमें क्लियर रहता है कि हाँ, इतने ऑर्डर लॉस्ट में चले गए, इतने ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, इतने आरटीओ आए, आरटीओ का पैसा इतना कटा, इतने हमारे मतलब बहुत प्रॉपर शीट बना के फिर हम उसको वर्क करते हैं। बट अगर कोई इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है तो वो कैसे बचे? लाइक विच प्रॉब्लम जैसे? मतलब किसी ने चोरी कर लिया फैक्ट्री से, ये जो इशू छोटे-छोटे इशू। बेसिकली पता है क्या है, मैंने आपको बोला ना कि प्रोडक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वो चोरी करके करेगा क्या? वो उसकी यूसेज का ही नहीं है। मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरा हीरा है। अगर आप एक चीज़ सोचो सिंपल सी कि लाइक आपको पिज़्ज़ा खाना है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये आप पत्थर रखा भी खा लो, आप खाओगे? वो आपको कोई रिलेशन ही नहीं है ना उस चीज़ से। सेम चीज़ वहीं पे है, जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी ऑडियंस डिफरेंट है। वो क्या करेगा चुरा के? वो चुरा भी अगर लेगा मान लो 1, 2, 3, कहाँ बेचेगा, किसको बेचेगा? टारगेटेड ऑडियंस तो मेरे पास आ रही है ना, जिसको चाहिए वो तो मेरे पास आ रहा है ना, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसका सिर्फ काम उतना है। हाँ, एक चीज़ और, इससे मैं एक टिप और देना चाहूँगा कि उसका काम जितना है उतना ही कर रहा है। मैंने जॉब करी, मैंने जॉब भी की है, सिर्फ 5 to 6 मंथ मैं आई वॉज बिल्कुल मेंटली परेशान हो गया था मैं। बट ये था कि मैं जहाँ भी गया मैं मैनेजमेंट और सब कुछ सीख के आया वहाँ से। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी, आपने कभी देखा है जो जॉब कर रहे होते हैं बेसिकली या जो अपना वर्क कर रहे होते हैं कि भी कभी भी कोई अगर सेल्स का बंदा है तो उसको सिर्फ सेल्स ही करनी है, उसको मैनेजमेंट का काम नहीं देंगे। जो एचआर है उसको सिर्फ एचआर का काम करना है। जो टीम लीड कर रहा है उसको सिर्फ टीम लीड करनी है। जो कैशियर है उसको सिर्फ कैश ही संभालना है। क्या वो कैशियर या क्या वो सेल्स का पर्सन वो सारे काम करेगा? इसीलिए इनको अलग अलग रखा जाता है। तो वेयर हाउस में भी ऐसा होता है कि अगर जिसका काम सिर्फ पैकिंग करना है तो वो सिर्फ पैकिंग करेगा, जिसका काम सप्लीमेंट रेडी करना है तो सिर्फ रेडी करेगा, या जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको रेडी करना है तो वो करेगा, और जिसको उसके ऊपर लेबल्स लगाने हैं वो लेबल्स लगाएगा। तो वो काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनका आपस में रोल नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना कि यार मैन्युफैक्चरर्स को, वेंडर्स को ढूँढने में बहुत प्रॉब्लम आती है, अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी को जो है सोर्स करने में प्रॉब्लम आती है, इंग्रेडिएंट्स को कई बार। ऐसे चैलेंजेस में क्या करना चाहिए? कैसे रिसर्च करें? क्योंकि आपने बहुत रिसर्च किया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस पे बेसिकली 3 चीज़ें वर्क करती हैं। जैसे फिर मैं बोलूँगा, मैंने अपनी केस स्टडी में इस चीज़ पे भी बात की है कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को ढूँढ सकते हो। सबसे अब मैंने बात तो कर दी प्रोडक्ट ढूँढने की, अब आपको वो मिल तो गया, चाहे वो हेल्थ नीश का हो, चाहे वो वेल्थ नीश का हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी का हो, चाहे किसी भी नीश का हो। लेकिन अब उसको बनाए कैसे? उसको ढूँढे कहाँ से? देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है व्हाइट लेबलिंग। व्हाइट लेबलिंग जिनको नहीं पता है बता देता हूँ कि आपके पास मार्केट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। आप एआई का यूज़ कर सकते हो। आप गूगल पे जाके जस्ट नॉर्मली लिख सकते हो कि मेरे को व्हाइट लेबलिंग करानी है इस पर्टिकुलर चीज़ की। और एक और बड़ा एग्जांपल बताता हूँ कि कोई भी आपके घर में प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को उठाना और उसको थोड़ा-सा टर्न करना, तो जो उसके लेबल के पीछे मैन्युफैक्चर्ड बाय पूरा एड्रेस और नाम लिखा रहता है, आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर लो। तो वहाँ से आप व्हाइट लेबल करके आप अपना ब्रांड का नाम देके पूरा डन फॉर यू चीज़ करके वो आपको पूरा प्रोडक्ट लाके दे देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा, ये आपका हेल्थ नीश में और स्पिरिचुअलिटी में वर्क करता है। बेसिकली हेल्थ नीश में ये है कि जो ऑलरेडी लाइक होम्योपैथिक डॉक्टर्स हो गए, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो गए, या यही 2 फील्ड है, तो उनको तो पता है वो मेडिसिन खुद ही बना रहे हैं, तो वो उनसे कनेक्ट कर सकते हो आप, वो चीज़ है। एंड अगर स्पिरिचुअलिटी में, जो स्पिरिचुअलिटी में वर्क कर रहा है, तो आप उसका फेस यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट मंगा के यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ है। तो ये इस तरीके से वर्क करती है चीज़ें। तो और सबसे ईज़ी है व्हाइट लेबलिंग कराओ। अगर आपको किसी से कनेक्ट नहीं करना, आपको इंडिविजुअल वर्क करना है, आप व्हाइट लेबलिंग कराओ, अपना ब्रांड छापो, मंगाओ और मार्केटिंग स्टार्ट कर दो। ईज़ी सिंपल स्टेप्स। बढ़िया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्किल सेट्स जो हमने पहले की। हाँ, स्किल सेट्स देखो, जो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने बताया मैंने यूट्यूब भी सीखा। जब मैंने यूट्यूब सीखा तो मुझे पता चला एडिटिंग भी करनी है भाई, तो मैंने एडिटिंग सीखी। एडिटिंग सीखने के साथ फिर मेरे को लगा थंबनेल भी लगाने हैं, तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखी। मतलब एक प्रॉपर मैंने कोर्स नहीं किया, बेसिकली कैनवा से बहुत ईजिली हो जाता है
कैनवा का यूज़ किया, फोटोशॉप मेरे को थोड़ा थोड़ा मैंने यूट्यूब से देख के सीखा, वहाँ मैंने यूज़ किया। उसके अलावा काफ़ी आजकल उस टाइम भी काफ़ी ऐसे टूल्स थे लाइक एआई जैसे तो नहीं कहूँगा, बट उसके हल्के से टच में थे जो आपको ऑनलाइन बहुत इजीली लेबल्स कह रहा हूँ, लोगोज बना के दे देते हैं, तो वो यूज़ किया मैंने। तो वहाँ से मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, यूट्यूब पे कैसे डालना है वो सीखा। फिर मैंने कहा यार एसईओ नाम की भी कोई चीज़ होती है, देन आई रिसर्च, फिर मैंने एसईओ और कीवर्ड्स के बारे में सीखा। आप कौन कौन टूल्स जैसे विडाईक्यू और ट्यूबबडी टाइप्स टूल्स हैं, आप इनका यूज़ करते हो कीवर्ड्स के लिए, वो सीखा। देन उसके बाद फिर मैंने कहा यार टेक्निकल सीख ली, फिर कहा यार वेबसाइट ही बनानी पड़ती है। देन फिर शॉपिफाई ट्राई किया, उसके अलावा वर्डप्रेस पे फिर हिट एंड ट्रायल कर करके प्लगइन्स डाल के, थीम्स डाल के वो भी सीखा। तो भाई एक एंटरप्रेन्योर को सब आना चाहिए। इनफैक्ट मैंने डायरेक्ट सेलिंग भी करी है, 1 से 1.5 साल मैंने किया हुआ है। तो वो ऐसा एक्सपीरियंस था ना भाई, अगर सीरियसली मैंने एक मेंटोर से सुना था, मतलब वो सीनियर थे काफ़ी, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि आप लाइफ में कुछ करो चाहे ना करो, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग कर ली तो आप कहीं ना कहीं तो कामयाब हो ही जाओगे। पता है क्यों? सबसे बड़ी चीज जो होती है ना भाई, कोई भी काम करने के लिए, अगर आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको फ्रीलैंसिंग करनी है, आपको कोई भी काम करना है, किसी भी काम के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। पहले आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। मैंने अपनी केस स्टडी में माइंडसेट के बारे में भी बताया है कि आप किस तरीके से वो कर सकते हो। तो माइंडसेट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी, तो उस टाइम ड्रीम्स तो बड़े थे, लेकिन नंबर्स और फिगर्स के बारे में सोचना मुश्किल था। लोग कहते हैं कि फ्रॉड होता है, पागल बनाते हैं, ये ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिसने वर्क किया ना भाई, मुझे पता है, मैंने वर्क किया, मैंने अर्न भी किया है। ऐसा नहीं है पैसा नहीं आता, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है। मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मेहनत आपको कुछ बना देगी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आई एम श्योर। वहां से मैंने सीखी सेल्स, और सेल से पहले सीखा माइंडसेट बना भाई मेरा। हाउ आई मेक 1 करोड़ रुपीज, हाउ टू मेक 1 लाख, 10 लाख, 50 lakhs। माइंडसेट खुला। फॉरेन टूर्स, लग्जरी, हर किसी को चाहिए होती है यार। वहां से जब अगर 1 CR हिट किया, मान लो अगर मेरा माइंडसेट ही 1 CR का ना हो तो मैं कैसे करूंगा? अब मेरा नेक्स्ट टारगेट 10 CR का है। अब 10 CR में अगर सोचूंगा ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे? नहीं हो सकता। माइंडसेट, मैंने बोला ना कि अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ तो अपने आप हो जाएगा, आप अपने आप ढूंढ लोगे, हाथ पर मार के कर ही लोगे। तो माइंडसेट क्लियर हुआ, देन उसके बाद सीखी सेल्स। लगभग मैंने 200-250 लोगों की टीम बिल्ड की थी वहां पे। तो वहां से मैंने सीखा, और सारे मेरे से एजड, मेरी एज होगी मुश्किल से 18-19, और जो भी मेरी टीम में 25, 30, 35, 40 सारे प्रोफेशनल्स, या तो गवर्नमेंट जॉब में, या तो प्राइवेट जॉब में, या तो खुद का लोकल बिजनेस चला रहे हैं, वो लोग थे मेरी टीम में। और वो मुझे उस टाइम पे प्राउड फील होता है यार, आप छोटे बच्चे की तरह, ज्यादा एज है नहीं आपकी, वो आपको सर बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्राउड फील होता है, बिकॉज कि वो शुरू से था कि करना है, बड़ा करना है भाई। तो वहां से फिर सेल सीखी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखी, क्लोजिंग सीखी। तो वहां से मैंने सेल्स की टेक्निक सीखी, कम्युनिकेशन स्किल सीखी, लोगों से रिलेशनशिप बिल्डिंग सीखा, पब्लिक स्पीकिंग सीखी कि अगर आपको 10 लोगों के 200 लोगों के बाद वो खत्म, कि कैसे बोलना है आपको। वहां से मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन सीखा, आपने स्टोरी टेलिंग सीखी। तो वो चीज फिर मुझे आगे काम आई, बिकॉज अगर आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो ना तो आपको सब आना चाहिए भाई। देन उसके बाद कोविड स्टार्ट हुआ। उसी बीच में जब मैं कर रहा था, लगभग 2000, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग पॉज इसलिए करी कि कोविड स्टार्ट हो गया था, और वहां पे आपको पता है 1-on-1 मीटिंग्स का रहता है। जब मैंने स्टार्ट की थी ना भाई, तो मैं बोलता, वही सबका होता है कि दोस्तों को बोल लो, आजा तू भी कर ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले। तो काफ़ी चीज़ें थी कि यार अब क्या बोल रहा है, क्या बेच रहा है, तो आपको पता फ्रेंड्स का। बट मैंने कभी किसी की यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाली, मुझे जो करना है मैं करूँगा। और विद इन 6 months मेरी सेलिंग स्किल्स इतनी तगड़ी हो गई थी ना भाई, अगर कोई मेरे सामने बैठा है क्लाइंट, या कोई मैंने प्रोस्पेक्ट बैठा है, मैंने उससे बात की, विद इन 15 minutes वो बोलेगा भाई क्या लेना है बताओ, पेमेंट कहाँ करनी है। ऐसी स्किल डेवलप की थी मैंने। तो वहाँ से बहुत सीखा भाई। तो उसके बाद फिर डिजिटल मार्केटिंग को और एक्सप्लोर किया जब कोविड का टाइम आया। देन आई वेंट इन फनल क्या होती है, फेसबुक एड्स में और डीप गया, किस तरीके से काम करते हैं भाई। लोग कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना टॉप ऑफ द आइसबर्ग, वो सिर्फ ऊपर का दिखता है, नीचे का नहीं दिखता, उसके पीछे की मेहनत। सेम चीज़, मैं मॉर्निंग में 10 बजे बैठता था
और रात को 4 बजे तक 5 बजे तक मैं कंटिन्यूस काम कर रहा होता था। बीच में सिर्फ 2 चीज़ के लिए, फूड के लिए और कभी वॉशरूम जाना हो तो बस, दैट्स इट। और पूरे कोविड में मैंने दबा के काम किया है, वो चीज़ मुझे काम आई। देन उसके बाद फिर एक इवेंट हुआ, उस इवेंट में मैंने फिर अपने आप से प्रॉमिस किया, देन थिंग्स गोज ऑन और आज हम यहाँ बैठे हैं भाई। यार एक बात बताओ, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें तो बताई दी, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे होते हैं, जैसे आपने मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स भी ट्राई किए होंगे, तो कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जो जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, तो वो सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं? कोई प्लगइन भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो लोग नहीं जानते हैं। देखो सॉफ्टवेयर्स हैं, वैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरा प्रोसेस है ना वो थोड़ा कम्प्लीटली डिफरेंट है। जैसे मार्केट में जो लोग कर रहे हैं वो शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा। मैंने वेबसाइट तो बनाई है जस्ट फॉर कंसल्टेशन, और उस पर हमारी प्रेजेंस है, टेस्टिमोनियल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन सेल्स आती है वो मेरी सेल्स टीम पे आती है, डायरेक्ट लीड्स आती हैं, तो वो वहाँ से क्लोजर करते हैं। और इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की बात की आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने ये हर्डल फेस किए हैं। और वो सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है कि वो वेबसाइट के ही हो। अगर आप एक ई-कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कस्टमर सपोर्ट देना पड़ेगा, आपको सेल्स टीम रखनी पड़ेगी। तो जो सेल्स टीम और कस्टमर सपोर्ट के लिए आपको कॉलिंग प्रोसेस चाहिए, CRM भी चाहिए और CRM भी चाहिए। अब हम स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे, जो 10 लाख मैंने स्ट्रगल ही चलाया है, लर्निंग है। हाँ। तो जब स्टार्ट किया यार, स्टाफ हायरिंग करनी है, स्टाफ हायर किया। जब स्टाफ पता है, जब 1 होता है 2 होता है तो मैनेज हो जाता है। आपने सिम दी, फ़ोन दिया, ये लो काम करो, शुरू करो, लीड्स मैं दे रहा हूँ। वहाँ हम थोड़ा सा स्टक हुए कि यार अब एक्सपेंड कैसे करें, ऐसे तो खर्चे निकल नहीं रहे। फिर और रेंट भी जा रहा था, तो फिर स्विच किया। हमने कहा यार थोड़ा चीप ऑफिस देखते हैं और करते हैं स्टार्ट अभी। तो अगले उसमें ऑफिस में हम गए। फिर हमें पता चला कि IVR के बारे में। बेसिकली IVR जो होता है ना, उस पर कॉल्स आती हैं, और वो कॉल्स पता है कैसे आती है। अब मान लो मेरे पास 10 लोग हैं और मेरे पास नॉन स्टॉप कॉल्स आ रही हैं फॉर क्वारीज के लिए, जिनको क्लोज करना है उन बच्चों को। कैसे करेंगे? एक फ़ोन पे आएगी, अब एक फ़ोन पे कॉल आई, उसके बैकएंड से एक और कॉल आई तो क्या बोलेगा, टू 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 बजेगा और बोलेगा बिजी ऑन अनदर कॉल। लेकिन जो तीसरी कॉल आई वो कहाँ गई? वो तो मेरी लीड खराब, वो तो मिस हो गई क्वारी मेरी। फिर क्या करूँ मैं? तो देन हमने सर्च किया और हमने IVR के बारे में पता चला कि IVR करके कोई चीज़ होती है। वो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको फ़ोन में डालो और मल्टीपल्स फ़ोन में डाल के, एक उसमें यूज़र्स होते हैं। बेसिकली वो प्रॉपर IT बेस्ड सॉफ्टवेयर है और उसके लिए प्रॉपर सर्वर सेटअप होता है, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वो। हाँ। तो जब कॉल्स आएंगी तो जितनी कॉल्स आएंगी एक भी मिस नहीं होगी, सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और एक साथ हर मतलब जितने, जैसे 10 कॉल आ रही है तो 10 के 10 बच्चे हैं मेरे पास, तो सबके फ़ोन पर अलग अलग बजेगी। ये बेनिफिट हुआ। लेकिन वहाँ भी फिर एक इशू। अब इशू क्या हुआ कि यार हमने उस टाइम जो IVR लिया था वो बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड के एक बंदे को बुलाया। उसने बोला कि हमें एक खुद का सर्वर सेटअप करना पड़ेगा PC में। तो हमने कहा यार अभी एक्सपेंड भी करना है, उतनी सेल्स भी नहीं आ रही है, कैसे करें यार? तो हमने जैसे तैसे करा, तो 15-20 हज़ार का PC बिल्ड करा, और उस पर वो आया, उसने लिनक्स वगैरह डाला और उस पर प्रॉपर वो सर्वर सेटअप किया। अब दिक्कत पता है क्या हुई? वहाँ भी एक इशू ये कि यार कॉल्स तो आ रही हैं, मेरे एंड से शो कर रहा है कि मैंने 200 लीड्स दी, बट स्टाफ के पास पहुंची सिर्फ 60। वो 100 या 140 लीड्स कहाँ गई? जब हमने उसको बुलाया, हमने बोला चेक करो, कह रहे सर पिंग तो आ रहा है लेकिन इसमें बाउंस रेट ज़्यादा जा रहा है, वो सर्वर आपका थोड़ा स्लो पड़ रहा है, आपको और बढ़िया सेटअप लेना पड़ेगा। देन आई स्टक। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा डिलीवरी पार्टनर के बारे में, कि वहाँ भी हमारे कोई इशू आया था एक, जब हमने बिल्कुल जस्ट बिगिन कर रहे थे, उसमें बाद में आते हैं। तो फिर मैंने कहा यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा यार ऐसे तो, और स्टाफ को सैलरीज भी देनी है भाई, पैसा भी इन्हीं से आएगा, क्या करें? देन आई थॉट कि यार रोहित शांत होके फोकस से फिर रिसर्च करो। देन मैंने फिर रिसर्च करी। मेरा एक फ्रेंड है जो वाईफाई का वर्क करता है, उससे बात करी। देन ही सजेस्टेड कि यार एक ना इस तरीके का सॉफ्टवेयर है मार्केट में, और वो मेरे एक फ्रेंड के पार्टनरशिप में है। देन मुझे पता चला कि यार ऐसा भी होता है, कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, जस्ट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, उनसे कंसल्ट करना है, पर यूज़र के हिसाब से आपको पे करना होता है। ऑलमोस्ट उस टाइम मैंने दिए थे 19,500 रुपये 10-8 यूज़र के लिए। हो गया मेरा काम। तब से लेके अभी तक वो चल रहा है, और उसमें बेनिफिट पता है क्या है? कॉल्स और आपका IVR भी मैनेज होगा, उसके साथ CRM भी वो देते हैं। इनफैक्ट द प्लस पॉइंट इज
कि आपके पास जो लीड्स आ रही है, लाइक आपके पास 100 कॉल्स आई, 100 कॉल्स में जरूरी थोड़ी कि सारी ओके कॉल्स होंगी, उस 100 कॉल्स में से आप पर सिंगल लीड पे आप टैग्स लगा सकते हो। दिस इज न्यू कस्टमर, दिस इज क्लोज कस्टमर, दिस इज फॉलो अप, दिस इज वर्स्ट कॉल, ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, दिस इज ओनली रिंगिंग, पूरा सेटअप कर सकते हो। उससे बेनिफिट ये हुआ कि अगर मैंने बच्चों को एक महीने में 1000 लीड्स दी तो क्लोज सारी थोड़ी ना होगी। मैं कह रहा हूँ 10% का रेशो मान लो, 100 लीड्स क्लोज हुई, मेरी 900 लीड्स तो बची ना। तो वो 900 लीड्स का कुछ नहीं करना, CRM ओपन करना है, प्रिंट आउट निकाला, लो बच्चों दोबारा कॉल करो। हाँ, जिसका जैसा फीडबैक है हाँ, दोबारा कॉल्स करो। उसके अलावा उस सॉफ्टवेयर का एक बेनिफिट और है कि अगर आप बात कर रहे हो, और मैंने जस्ट को उसमें भी बहुत डीप चीज़ें हैं उसके, मैंने वो बहुत डीप है, वो अगर ऐसे बताना तो मुश्किल है कि इंडिविजुअल बच्चे के पास आप कैसे वर्क कर सकते हो। अगर आपके पास 50 स्टाफ है, आप कैसे मैनेज करोगे, आप उसका इंसेंटिव कैसे निकालोगे कि उसी बच्चे ने किया। तो वहाँ कोड्स बनते हैं, हाँ कोड्स बनते हैं, टीम्स बनती हैं, TLs होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हमने इन डेप्थ में वर्क करके किया। तो उस CRM का बेनिफिट ये था कि जब कॉल्स आई आपके पास, लाइक 10 बच्चे हैं और आपका कस्टमर है, क्योंकि हमने उनको ना कस्टमर से एज अ रिलेशन बनाना सिखाया भाई, कि अगर कस्टमर ने कॉल की तो वो आपका नाम जानना चाहिए कि मेरे इस XYZ स्टाफ से बात हुई है। वो अगर आपके पास 50 बच्चे हैं ना ऑफिस में, या 50 स्टाफ है बेसिकली, तो अगर वो किसी और पे फोन कर रहा है तो बोलेगा नहीं, मुझे उन्हीं मैम से बात करनी है जिन्होंने मुझे पहले मेरे को वो चीज़ दी थी, जो प्रोडक्ट दिया था बेसिकली हमारा। तो वहाँ बेनिफिट ये होता है कि आप वहाँ से IVR पे जस्ट स्विच, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि स्विच दिस कॉल और ट्रांसफर दिस कॉल टू दिस पर्सन ओरिजिनल। हाँ, तो ये भी बेनिफिट्स हैं। तो वहाँ हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया। तो मैं किस पॉइंट की बात कर रहा था आपसे कि उस टॉपिक पे आते हैं, जब हमने स्टार्ट किया था। हाँ, वो डिलीवरी पार्टनर वाला। हाँ, डिलीवरी पार्टनर वाला। अब हमने प्रोडक्ट तो ढूंढ लिया, उसके बाद भी बहुत लंबी जर्नी रही है भाई। तो हमने स्टार्ट तो किया, अब दिक्कत आई कि यार कोई भी अगर स्टार्ट करेगा इनिशियली, जिसके पास बैकएंड में सपोर्ट ना हो, जिसको उतनी एक्सपर्टीज ना हो, वो कैसे करेगा। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट, आप कैसे उसको कैसे डिलीवर कराओगे बताओ। वही पैकेजिंग कंपनीज, पूरा पैकेजिंग सब हो गई। हाँ। आप उसको कैसे भेजोगे कस्टमर तक, जो पूरे इंडिया में लोग यूज करते आ रहे हैं कई सालों से। इंडिया पोस्ट एग्जैक्टली। अब हमने भी वैसे स्टार्ट किया। अब दिक्कत क्या हुई, हमने 5000 रुपये का फटका खाया था पहली सेल पे। उसका भी तरीका बताता हूँ कैसे। मेडिसिन आ गई, क्लोजिंग हो गई, जो मेडिसिन कह रहा हूँ सॉरी, जो हमारा प्रोडक्ट है वो आ गया, क्लोजिंग हो गई। उसके बाद अब हमने उसको वो पहुँचाना है, वो कह रहा है कि मैं कैश दूंगा या मैं ऑनलाइन करूँगा, पहले मेरे पास प्रोडक्ट ला दे तब। तो हमने कहा ठीक है, हमने इंडियन पोस्ट से लगाया। वो 10-15 दिन बाद जाके उसके पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने फ़ोन नहीं उठाना बंद कर दिया और रिसीव भी कर लिया। और वो 5000 का प्रोडक्ट था उस टाइम, जो हमने टेस्टिंग कर रहे थे। प्राइसिंग पे भी हमने बहुत टेस्टिंग की है, पहले कम किया, फिर बढ़ाया, फिर कम किया, तो वो टेस्टिंग चलती रही। अब जाके हमारे पास विनिंग प्राइसिंग है अभी, कि ये प्राइसिंग पे सेल होता है। तो इंडिया पोस्ट से नहीं करना है बेसिकली। ऐसा नहीं है, इंडिया पोस्ट से आप कर सकते हो, लेकिन वही इशूज़ बता रहा हूँ कि आप COD नहीं कर सकते वहाँ से। और COD में क्या दिक्कत है कि आपने COD कर तो दिया, और COD का लंबा प्रोसेस है भाई साहब। इंडिया पोस्ट से 10 दिन 15 दिन लग जाता है। आप स्पीड पोस्ट से भेजोगे, मैं कह रहा हूँ 4 दिन में चला गया, कोई बात नहीं। पेमेंट कैसे कलेक्ट करोगे। आपने उसको सब अपना सप्लीमेंट जो भी है आपका या प्रोडक्ट है, आपने बता दिया कि ऐसे यूज़ करना है, ये करना है, उसने स्टार्ट भी कर दिया। आप बोलोगे पेमेंट अभी ना 1 महीना मैं पहले टेस्ट कर लेता हूँ, मुझे रिजल्ट मिलता है तो मैं आपको देता हूँ पैसे, क्या करोगे। तो वहाँ से फिर हमने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। फिर सर पकड़ के बैठे, फिर मैंने कहा अब क्या किया जाए। फिर सोचा, फिर रिसर्च करी, फिर पता चला कि अच्छा एग्रीगेटर्स होते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, उनसे कनेक्ट किया, फिर बूम। उसके बाद फिर IVR का मैंने आपको बताया, तो वहाँ से फिर चीज़ें स्मूथली चलती रही। ठीक है, तो भाई आपने ना बहुत सारी चीज़ें ना अभी तक बहुत क्रेजी बताई हैं। एक और क्रेजी सवाल आता है जहाँ पे लोग फंसते हैं, वो है कि कैसे किस निश में काम करें। ठीक है, चलो आपने समझ लिया कि आपने अपना मेडिकल लाइन चुन लिया, लेकिन उससे पहले भी तो आपने 10 फिल्टर आउट किए होंगे ना निश, आई एम श्योर। तो वो जो निश है, एक तो सबसे टॉप निश कौन से हैं इंडिया में ग्लोबल, सबसे ज़्यादा माइक्रो निश के नीचे माइक्रो निश आ जाता है, उस पर भी आप बात करो अपने एक्सपीरियंस से, कौन कौन से माइक्रो निश और निश सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फील्ड्स की। देखो अभी चाहे कोई भी फील्ड हो, मोस्टली सबसे ज़्यादा जो चीज़ें वर्क कर रही है वो कर रही है आपकी हेल्थ, सबसे बड़ी इंडस्ट्री हेल्थ की, और दूसरा वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी
एंड एट दी एंड इसमें जो अलग कैटेगरीज आती हैं लाइक रिलेशनशिप तो हम इसमें काउंट कर सकते हैं, बट इसमें रिलेशनशिप प्लस स्पिरिचुअलिटी का मिक्स वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट करता है, तो वो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में चलते हैं। उसके अलावा पैट्स एंड एसेसरीज में भी चलते हैं, तो ये करते हैं। तो प्रायोरिटी पे जो मेरा रहता है वो हेल्थ और आपका स्पिरिचुअलिटी एंड वेल्थ, ये 3 रहेगा। और माइक्रो निश की बात करते हैं तो जो हेल्थ है, बेसिकली हेल्थ में काफ़ी चीज़ें हैं। अब अगर आप डर्मा की तरफ जा रहे हो तो वो स्किन केयर एंड ऑल एक तरीके से हेल्थ में ही आ जाता है वो, तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हेल्थ एंड कॉस्मेटिक वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो उसमें भी आपको पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलेगी। लिपस्टिक दुनिया बेच रही है, फेस वॉश दुनिया बेच रही है, और हर ब्रांड में आपको पता, नए नए सेलिब्रिटीज लॉन्च कर रहे हैं अपने कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स, और काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स भी सुने होंगे आपने, लाइक काइली कॉस्मेटिक्स एंड और भी है। तो वो सब इसी में कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड जा क्या रहा है, वही चीज़ जा रही है, बस ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग और क्वालिटी का फ़र्क होगा, और स्विच करके जा रहा है। तो हेल्थ नीश में बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ आप कर सकते हो। लाइक उसके लिए थोड़ा सा डीप रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज जब मैंने भी किया था तो मैंने पूरा टाइम लिया था। तो वो थोड़ा सा आप डीप रिसर्च करो, उसमें देखो, AI का यूज़ करो। जैसे कि फिर मैं बोलूँगा, केस स्टडी में मैंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि कौन सी निश के अंदर, माइक्रो निश में आप कौन कौन से प्रोडक्ट देख सकते हो। अच्छा, उसमें आपने लिस्ट बना हाँ, रखी है उसमें पूरी? प्रॉपर मैंने मेंशन किया है, और कौन से प्रोडक्ट में, कौन सी मतलब कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो वर्क करते हैं, और एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया हुआ है उसमें, वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन बेस में है। तो अगर वो कोई परचेज करेगा तो उसको नीचे कूपन कोड दे देंगे। अच्छा, तो मतलब उसमें क्या क्या, एक बार आपने मॉड्यूल्स वगैरह भी बना रखे हैं उसमें कुछ? मॉड्यूल्स नहीं है, बेसिकली वो 1.5 से 2 घंटे का प्रेजेंटेशन टाइप का है। उसमें मैंने बताया है कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मैंने बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात की है, और सबसे बड़ी चीज़ प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर, और इंडस्ट्री क्या क्या रहेगी, अगर आप किसी वेल्थ में जाना चाहते हो, किसी और इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो क्या माइक्रो निशेज रहेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करोगे, किस तरीके से उसका डिज़ाइनिंग एंड ब्रांडिंग होना चाहिए, उसके सैम्पल्स दिए मैंने उसमें थोड़े। उसके अलावा क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ कर सकते हो जो सबसे चीप एंड बेस्ट हो, कि अगर आपके पास बजट कम है, मैंने 15,000 से स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट कर लिया भाई, तो मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। एट द एंड मैंने उसमें अपना दिखाया कि मेरा एड स्पेंड अभी तक कितना रहा है, और कितना टर्नओवर मैंने जनरेट किया, उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट है, बैंक का स्टेटमेंट मैंने लगा रखा है, तो और भी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, चलो नंबर्स की बात कर लेते हैं यार, बिफोर वी मिस आउट ऑन द मेन टॉपिक। तो यार कैसे नंबर्स रहे हैं, क्या क्या नंबर्स रहे हैं, अभी आगे के क्या प्रोजेक्शंस हैं, और लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। इसमें कैसे आपने अपने मार्जिन्स को इवेंचुअली बढ़ाया है, जो उसके पीछे के क्या क्या उसके प्रोसेसेस रहे हैं, प्रोग्रेस रहे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जिस इवेंट में हम गए थे, तो उस इवेंट में जाने के बाद बहुत सारी लर्निंग्स मिली, काफ़ी इंटरनेशनल वाले भी। तो 10 लाख तक तो आपने बताया कि 10 लाख आप जीत गए वहाँ 10 लाख तो मैं जीत गया। 10 लाख में मेन 10 लाख वाले इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं वो अवार्ड लेने गया उस टाइम भी तो वो लर्निंग्स मिली ना मुझे, तो वहाँ से जब मैं आया 10 लाख के बाद, 10 तो मैंने हिट कर दिया, मैंने हर महीने डबल किया, वर्क कंपाउंडिंग डाल दी अपने वर्क में। लाइक अगर 10 का मेरा एवरेज था साल का, तो लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ कह सकते हो। मैं उसको स्केल करके ले गया, 10 जो अपना नेक्स्ट मंथ था, बेसिकली डबल हो गया वो काम। लाइक अगर जहाँ पे मेरा 1 का था वो 2 का कर दिया, जहाँ 2 था वो अगले महीने 4 का कर दिया, 4 का फिर मैं 12, 13, 14 ऐसे ले गया। अभी सस्टेन चल रहा है अपना 40 to 45 के आसपास मंथली। तो उस तरीके से हमने एक्सपेंड किया, टीम बिल्डिंग करी, हायरिंग्स करी, टीम को ट्रेंड किया, टीएल्स रखी हमने, टीएल्स को बोला कि भाई आप बच्चों को ट्रेंड करो। पर्सनली मैंने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया, इतनी सारी स्किल्स थी, तो उनको बैठ के ट्रेनिंग दी कि भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, किस तरीके से बात करनी है, क्लाइंट से कितनी देर का आपका कन्वर्सेशन रहेगा, क्या क्या आप बोलोगे उसको, कैसे क्लोज करोगे हमारा, और आप उनको सोशल प्रूफ दिखाओगे। टेस्टिमोनियल बन चुके थे हमारे पास, सबसे बड़ी चीज़ टेस्टिमोनियल्स थे हमारे पास, तो वो टेस्टिमोनियल्स बन चुके थे। उसके अलावा रिजल्ट्स थे हमारे पास, अपने प्रॉपर हमारी फॉर्म रजिस्टर्ड थी, सारी चीज़ें थी। और इनफैक्ट अगर किसी को वीडियो कॉल करना है वो वीडियो कॉल करके भी देख सकता था, उसको कंसल्टेशन लेनी कंसल्टेशन ले सकता था। इनफैक्ट हमने ये तक ऑप्शन दिया कि आप विजिट करना तो विजिट करके देख लो, और बताओ आप विजिट करके ले जाओ सप्लीमेंट जो भी हमारा, जो भी प्रोडक्ट है हमारा, ये भी ऑप्शन दिया। तो ट्रस्ट बिल्डिंग करी हमने वहाँ से। देन स्टाफ आया, फिर अब हायरिंग में इशूज़ आए थे, HR का काम भी खुद किया हमने, ऑपरेशंस भी खुद देखे हैं। देन फिर उस तरीके से एक्सपेंड करते रहे, स्टाफ बढ़ाते रहे, ट्रेनिंग देते रहे, और लीड्स तो हमने हाथ में, वो तो अपनी एक्सपर्टीज ही है। ये तो आपने 1 करोड़ का भी हिट किया था? 1 करोड़ मैंने ऑलमोस्ट जनवरी 2025 के स्टार्टिंग में कर लिया था। अच्छा, हाँ, मतलब जो हमारा इवेंट होगा वो मार्च में होता है एवरी ईयर,
तो मार्च तक आते आते 1.4 CR हो गया था हमारा। अच्छा हाँ। अच्छा, तो 1 के बाद फिर बड़ी जंप आ गई। हाँ, 10 के बाद सीधा जंप आई है। 10 लाख से जो नेक्स्ट ईयर की क्लोजिंग जो अभी हुआ है 24-25 का 1 करोड़ 40 लाख के आसपास हुआ है। ठीक है, और अभी आपका हर महीने आप कह रहे हो कि 45-50 लाख कर रहे हो आप। हाँ, 40 to 45 के आसपास। हाँ, तो आपका तो 10 लैक्स हो गया, 10 लैक्स के बाद आपका 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ के बाद आप सीधा 5-6 करोड़ कर रहे हो हाँ, साल के एंड, मतलब अपने इस बार जो क्लोजिंग होगी 6-6.5 तक। 10 का हाँ। टारगेट है, बाकी है होप सो। क्रेजी भाई, दिस और इज मंथली 1 CR का टारगेट लेके चला है हमने, तो क्या पता हम वो भी हिट कर दें। कोशिश क्या बात पूरी है, है, बिल्कुल भाई, टीम्स पूरी तैयार बैठी हैं और चीज़ें वर्क कर रहे हैं। अभी भी हम इवेंट में एक आए ही हैं, तो सीखने वहाँ आए मिले, सीखने ही आए हैं, तो वहाँ से काफ़ी लर्निंग्स मिली है। तो होप सो कि उसको जाने के बाद जो मैंने बताया RTOs एंड ऑल चीज़ें काफ़ी माइंड में आइडियाज़ आए हैं, वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो और बेटर होगा फिर। तो मंथली 1 CR का टारगेट है अभी तो, बाकी देखो कहाँ जाते हैं। इस बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी रहे, कुछ मेजर चैलेंजेस जिस पे आपने रिफ्लेक्ट किया और बहुत तेजी से काम किया, जिस पे लोग थोड़ा स्लो कर देते हैं काम करने में। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, और ये काफ़ी लोग फेस करते होंगे। यहाँ पे क्या होता है कि मैंने बीच में एक लॉस भी छोटा सा फोकस किया था, फेस किया है, खैर उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो होते हैं, हर बिजनेस में होते हैं। तो वो इश्यूज़ के बाद वो मेन इश्यूज़ जो था मैं उस पर बात करता हूँ कि वो कोई ना कोई फेस करेगा। बेसिकली जब आप हायरिंग करते हो ना, तो आपको जो आपकी कोर टीम मेंबर्स होते हैं वो आपको ट्रस्ट वाले चाहिए भाई। अगर वो ट्रस्ट वाले नहीं हैं, आपके बिजनेस की बैंड बजाते हैं। वही मेरे साथ हुआ। जो मेरे पुराने कोर टीम मेंबर्स थे, उनके साथ रिलेशनशिप ठीक थे, लेकिन उनके माइंड में ये आ गया था कि ये तो ग्रो कर रहे हैं और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी कि आप भी करो, बट आई डोंट नो उनका माइंडसेट क्या था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करना तो ठीक है, वो सस्टेन रहे। और फिर कुछ नए स्टाफ आए, तो भाई अगर कोर टीम मेंबर आपका पहले है, तो आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा वो दोगे। लेकिन जब वो ग्रो नहीं करेंगे, आप तो ग्रो करने के लिए आए हो भाई। तो हमने और उनके सीनियर हायर कर लिए, आप नहीं तो कोई और सही। जब सीनियर आए तो उनके रिलेशंस आपस में होने लग गए, तो ऑफिस का थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हुआ था। तो उस बीच में फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो वहाँ से फिर उसको लेके फिर वर्क पे भी इश्यूज़ पड़े। जहाँ एक बच्चा अच्छा खासा वर्क कर रहा था, तो वो एकदम से आधा डाउन कर दिया उसने वर्क, तो वहाँ चैलेंजेस आए। तो फिर एट द एंड क्या होता है, फायरिंग। तो मैंने काफ़ी काफ़ी रिप्लेसमेंट करी, फिर चेंज कर दो, वहाँ इशू आया। उसके बाद एक होता है जो आपकी NDR मैनेजमेंट टीम होती है बेसिकली, उसमें जो कोर मेंबर होता है उसने भी, उसको आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन ड्यू टू उसने जस्ट ज्वाइन किया, मतलब रिप्लेस करा था हमने उसको। बेसिकली जो पुराना वाला था उससे दिक्कत आ रही थी, तो उसको रिप्लेस किया हमने। तो उस रिप्लेसमेंट को उसको आए हुए मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, और उस बीच में वो माहौल चल रहा था, तो उसके माइंड पे भी गलत इम्पैक्ट पड़ा। अब मुझे नहीं पता, वही सबका अपना माइंड होता है, उनको यूज़ करना चाहिए। जब आपको अच्छी खासी सैलरी पे कर रहे हैं हम, तो आपका वर्क जो है वो करो ना। तो वो फोकस ना करके उन्होंने कहीं और फोकस किया, तो उस वजह से मेरे ऑर्डर्स के काफ़ी इशूज़ आए थे। तो वहाँ फिर वो चैलेंजेस थे। तो इससे बड़े, सबसे वही चीज़ इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा, कोई भी स्टाफ हायर करो भाई, प्रॉपर डीप रिसर्च करो उसके ऊपर, उसके पास्ट कंपनी में क्या था क्या नहीं था, उनके रेफरेंसेज लो लास्ट पास्ट कंपनीज़ के, उनसे प्रॉपर आप डॉक्यूमेंटेशन कराओ, प्रॉपर आपकी कंपनी के टर्म एंड कंडीशन जो है वो साइन कराओ, देन वर्क स्टार्ट करो भाई। पॉलिसीज, डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल, HR पॉलिसीज जो होती हैं, लोग कराते, मतलब लेते हैं लेकिन नहीं कराते। और उनको प्रॉपर समझाओ कि भाई ये वर्क है, अगर आप ये गलती करोगे दिस इज ये फाइन होगा आपका, ये चीज़ें होंगी, ऐसे होंगी। आपका ये नहीं है कि आप इतने टाइम वर्क कर रहे हो तो वही आपकी टाइमिंग्स है, आपको फ्लक्चुएशंस भी रहेंगी, उस हिसाब से हम आपको पे करेंगे। तो प्रॉपर एक प्रोसेस के साथ गुजरो, अगर नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम्स होगी। मेक श्योर कि अगर आपका काम सेल्स का है, मैंने बोला था ना अभी कि अगर जो आपका काम है वही बांटो। अब अगर आपका काम सेल्स का, आपका काम HR का है, तो आप दोनों का आपस में बात करने का क्या मतलब बनता है? आपको सिर्फ छुट्टी चाहिए या आपको घर जाना है, देन यू टॉक टू HR ना, उसके अलावा क्या मतलब बनता है? दे कनेक्टेड। एंड सैलरीज को लेके कि किसी की सैलरी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो आपस में डिस्कस करने लग गए, तो वहाँ प्रॉब्लम्स हुई थी। तो प्लीज़, मतलब कहने का मतलब ये है कि लाला कंपनी नहीं बनानी है, हाँ, एक फॉर्मल कंपनी बनानी है, चीज़ों को, प्रोसेसेस को ऐड करना बिल्कुल। है, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए। प्रॉपर That is- SOPs बना के चलनी है बेसिकली, बोला जाए तो। लास्टली यार, जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरिंग ई-कॉमर्स फाउंडर होने वाले, वो आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? और जिस केस स्टडी के बारे में आपने बात की है, उस केस स्टडी के बारे में जो आपकी फीस है और जो चीज़ें, अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई लेना चाहे, तो उसके लिए क्या स्पेशल कुछ डिस्काउंट बेसिकली वगैरह ये दोगे? केस स्टडी एक ओवरव्यू है मेरे पूरे बिजनेस का, एक छोटा सा निचोड़ है, और प्राइसिंग कोई ज़्यादा नहीं है। आप 2 पिज़्ज़ा के प्राइस में उसको ले सकते हो आराम से,
कोई ज़्यादा नहीं है और कोई भी परचेज कर सकता है जिसको एक बेसिक लर्निंग चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, एक तो ऑल द बेस्ट, जैसे मैंने बोला कि आप कर रहे हो जो भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हो। और मैंने तो खैर काफ़ी लेट स्टार्ट किया, मतलब स्टार्ट तो जब पहले किया बट गाइडेंस नहीं मिली। आप तो कम एज में अच्छा कर रहे हो, तो करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छा है भाई। और ऐसे ही करो और मोटा छापोगे, ये मेरी गारंटी है। चलो, मेरी तरफ से एक और रिक्वेस्ट रहेगी भाई को कि अगर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी ई-कॉमर्स फाउंडर्स हैं, किसी भी रीज़न से कंफ्यूज है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कमेंट करेंगे। आई विल मेक श्योर कि रोहित भाई थोड़ा टाइम निकालें और आपको जवाब दें, और जितना हो सकता है विल ट्राई टू। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। अगर मैंने केस स्टडी भी तैयार करी है ना भाई, तो मैंने उसमें बहुत टाइम दिया है। मैं बेसिकली चाहता हूँ कि जिस फेज से मैं निकला हूँ ना यार, मेरे पास मेंटोर नहीं था कोई कि जो मुझे पर्सनल गाइडेंस दे, और ना उतनी फंडिंग्स थी कि मैं कर पाऊँ। तो हिट एंड ट्रायल और कहते हैं धक्के खा के सीखना, वैसे सीखा है। तो मैं डेफिनेटली हेल्प करने को रेडी हूँ भाई। और जो मैंने वैल्यू दी है ना भाई, वो वैल्यू बहुत काम की है। और सिंपल, फाइनली मैं बोलना भूल गया था, एक बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ, लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत ऐसा होगा। भाई अगर आपका माइंडसेट और आपकी विल पावर स्ट्रांग है ना, कुछ मुश्किल नहीं होता। आप एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग। बस हाथ धोके पीछे बढ़ जाओ कि मुझे चाहिए, सक्सेस चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। और 3 स्टेप्स में इसको क्लोज करूंगा। नंबर 1, अच्छा प्रोडक्ट, प्रॉपर वैल्यू एंड गुड मार्केटिंग, दैट्स इट। आप एक विनिंग कंपनी बना लो। क्या बात है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रोहित भाई फॉर थैंक यू, कमिंग, थैंक यू सो और मच। होपिंग टू रिलीज द पार्ट 2 वेरी सून। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेंगे आपके साथ। अगली बार दिल्ली में मिलेंगे। डन डन ब्रो, डन। चलो, थैंक्स। ओके, थैंक यू।